आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड राज्य विशेष के अध्ययन के क्रम में आज हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हमेशा प्रश्न बनते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए दोनों जगहों पर ये महत्वपूर्ण होता है। ये बात होती है 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति को हम समझने वाले हैं, विशेषकर प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हम समझने वाले हैं और प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा के लिए जब हम बात करेंगे तो अलग कक्षा में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ फैक्ट देखने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले आप जानते हो कि जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति सिर्फ सिपाहियों का आप कह सकते हैं विद्रोह नहीं था, सिर्फ सिपाहियों के असंतोष का परिणाम नहीं था, क्योंकि इस दौरान तक, इस वर्ष तक बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनका अंग्रेज़ों ने अधिग्रहण कर लिया था। अब विशेष रूप से आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से सतारा हो गया, सतारा का विलय किया गया, झांसी का किया गया, संबलपुर का किया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे रजवाड़े थे जिनका विलय अंग्रेज़ों ने विभिन्न कारणों को देकर कर लिया था। उसके संदर्भ में भी पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त था, उन रजवाड़ों में रोष व्याप्त था। साथ ही साथ इनकी आर्थिक शोषण नीतियों के कारण भी भारतवासियों में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रोष व्याप्त था। तो आप कह सकते हो कि 1857 की क्रांति सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था। अब 1857 की क्रांति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले इस संबंध में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं वो विशेष रूप से पूछे जाते हैं कि जो आपके कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में किस प्रकार से इस क्रांति का उदय हुआ, किसके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया और किसके द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। तो ये प्रश्न बनते हैं। उदाहरण के रूप में सबसे पहले बात आती है कि दिल्ली की बात आती है कि दिल्ली जो आपका क्षेत्र है, अभी शुरुआत कहाँ पे हुई थी 1857 की क्रांति की, अभी उसको हम देखेंगे। दिल्ली जो क्षेत्र है यहाँ पे बोला जाता है किसके द्वारा आंदोलन को नेतृत्व किया गया। तो जब सैनिकों द्वारा एक आप कह सकते हैं विद्रोह को प्रारंभ कर दिया जा चुका था, तो सैनिकों द्वारा जब विद्रोह प्रारंभ किया गया उसके उपरांत सर्वप्रथम जो सैनिक थे वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता स्वीकार किया, बहादुर शाह जफर को इस नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। तो बहादुर शाह जफर जो थे ये दिल्ली में नेतृत्वकर्ता थे। बहादुर शाह जफर ये दिल्ली में नेतृत्व करता थे और इनके साथ इनके सेनापति थे जिनका नाम था वक्त खां। ये दिल्ली में इन्होंने मोर्चा संभाला। अब यदि हम देखें तो ये जो तिथि थी दिल्ली में, ये तिथि भी आपको पता होना चाहिए। ये तिथि थी 11 मई 1857। तो 11 मई 1857 की ये तिथि थी जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर और वक्त खां के नेतृत्व में आंदोलन को संभाला गया, आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। ठीक है। इसके बाद बात आती है दूसरे नंबर पर सबसे चर्चित स्थान था कानपुर की जब हम बात करते हैं तो कानपुर में जो नेतृत्व प्रदान किया इस आंदोलन को दो लोगों ने किया। कानपुर में किया नाना साहब और तात्या टोपे ने। नाना साहेब, इसको याद कर लीजिएगा इसी क्लास में, ऐसा ना हो कि बाद में याद करना पड़े, सारी चीज़ें यहीं पर याद होनी चाहिए। नाना साहब और तात्या टोपे। तो तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व प्रदान किया। ये समय था 5 जून 1857। तो 5 जून 1857 को इस क्रांति की जो लहर थी वो कानपुर तक भी पहुंची और यहाँ पे नाना साहब और तात्या टोपे ने इसका स्वागत किया, इससे जुड़े इसको नेतृत्व प्रदान किया। कानपुर के बाद बात आती है लखनऊ की। लखनऊ की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बेगम हजरत महल और दूसरे जो यहाँ पे शख्स थे इनके बेटे थे जिनका नाम था बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने 4 जून 1857 को
इसको नेतृत्व प्रदान किया, ये आपको पता होना चाहिए। लखनऊ के बाद पुनः बात आती है अवध की। अवध की बात आएगी, आप झांसी की बात कर लीजिए, झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर की बात आ जाती है, भी महत्वपूर्ण है। झांसी ग्वालियर की बात आती है तो आप जानते हो खूब लड़ी मर्दानी तो वह झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख भूमिका में थी, रानी लक्ष्मीबाई, और तात्या टोपे भी यहाँ पर शामिल थे। तो तात्या टोपे का भी संबंध झांसी और ग्वालियर से है, मतलब रानी जी के साथ तात्या टोपे भी थी, और ये भी तिथि थी 4 जून 1857 की। ठीक है, झांसी के बाद ये विद्रोह, इसके बाद जो पहुंचा वो फैजाबाद। फैजाबाद जिसको आज अयोध्या के नाम से जानते हैं। तो फैजाबाद में यदि हम बोलें तो यहाँ पे थे मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, और इन्होंने 1857 जून 1857 में यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद बात आती है इलाहाबाद की। इलाहाबाद में इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया लियाकत अली ने। लियाकत अली, यह आपको पता होना चाहिए, लियाकत अली ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद महत्वपूर्ण स्थान आपका आता है बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और बरेली में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जो नेतृत्व प्रदान किया खान बहादुर खां, खान बहादुर खां ने यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया बरेली में, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी बात हो रही है जून 1857। ठीक है, खान बहादुर खान बरेली के बाद फतेहपुर की बात आती है। फतेहपुर की बात आती है, और फतेहपुर में आप देखोगे कि यहाँ पे थे अजीमुल्ला। ठीक है, ये भी बात है 1857 की। इसके बाद बिहार का जगदीशपुर का क्षेत्र है, जगदीशपुर, जहाँ पे कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, कुंवर सिंह। तो इतने उस समय के क्षेत्र थे जहाँ पर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया, और हमारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पे नेतृत्व तो प्रदान किया गया, क्योंकि आप जानते हो 1857 की जो क्रांति थी उसका दमन कर दिया गया था। प्रारंभ में बड़े ही जोर शोर से इसको शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका दमन अंग्रेज़ों द्वारा कर दिया गया था। अब एक प्रश्न, क्योंकि आपने देख लिया नेतृत्वकर्ता किसने कहाँ पर नेतृत्व किया, दूसरा प्रश्न यहाँ से जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बनता है कि किनके द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। तो इन क्षेत्रों में किसके द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस विद्रोह को दबाया गया, और कौन से अंग्रेज़ों के आप कह सकते हैं कर्नल जनरल द्वारा इनको दबाया गया, उनकी भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिल्ली की हम बात कर लें। दिल्ली में जब इस विद्रोह को दबाया गया तो इस पर दमन करता थे जॉन निकोल्सन। जॉन निकोल्सन के साथ साथ यहाँ पे हडसन भी थे। तो जॉन निकोल्सन और हडसन ने दिल्ली में इस विद्रोह को दबाया। कानपुर की यदि हम बात करें तो कानपुर में कॉलिन कैंपबेल नाम के व्यक्ति ने दबाया। अंग्रेज सेनापति थे, आप कह सकते हैं जनरल थे, कॉलिन कैंपबेल। इन्होंने कानपुर में इस विद्रोह को दबाया। इसके बाद बात आती है लखनऊ की। तो लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ में भी कानपुर और लखनऊ दोनों जगहों पर एक ही व्यक्ति ने दबाया, कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, इसी व्यक्ति ने दोनों जगहों पर विद्रोह को दबाया, ये आपको पता होना चाहिए। कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ और कानपुर दोनों जगह पे विद्रोह को दबाया। अब बात आती है झांसी की रानी के संदर्भ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो विद्रोह को दबाया इनका नाम था जनरल होरोज।
कई बार पूछा गया है। जनरल हुर्रोज, इन्होंने विद्रोह को दबाया। कहाँ पर? झांसी और ग्वालियर के विद्रोह को दबाया। फैजाबाद की यदि हम बात करें तो फैजाबाद के विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। किसने? कर्नल नील ने दबाया था फैजाबाद का विद्रोह, ये आपको पता होना चाहिए। कर्नल नील के बाद यदि हम देखें तो आप देखोगे इलाहाबाद, लियाकत अली जहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, इस विद्रोह को भी दबाया था कर्नल नील ने। ठीक है, तो कहने का मतलब है फैजाबाद और इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया कर्नल नील ने, झांसी के विद्रोह को दबाया जनरल हुर्रोज ने, लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दबाया कैंपबेल ने, दिल्ली के विद्रोह को दबाया जॉन निकोलसन ने। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपकी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान आता है बरेली। बरेली के विद्रोह को किसने दबाया? इनका नाम था विंसेंट आयर। बरेली के विद्रोह को जिन्होंने दबाया इनका नाम था विंसेंट आयर। इन्होंने बरेली के विद्रोह को दबाया। फिर बात आती है फतेहपुर। फतेहपुर के विद्रोह को किसने दबाया? इनका नाम था जनरल रेनल्ड। जनरल रेनल्ड, इन्होंने दबाया फतेहपुर के विद्रोह को। फिर बात आती है जगदीशपुर, जो कि बिहार से संबंधित है। यहाँ के विद्रोह को दो लोगों ने दबाया। एक तो थे विलियम टेलर, और विलियम टेलर के बाद दूसरे व्यक्ति थे विंसेंट आयर। तो विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबाया। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए कि विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया, और नेतृत्व प्रदान करने के साथ साथ विद्रोह को किसके द्वारा, किन अधिकारियों के द्वारा दबाया गया, उसके बारे में यहाँ पे बात आपकी हो गई। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आप रट जाइएगा, यहीं पर प्रयास करिएगा कि इसी कक्षा में हो जाए। जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में वक्त खां और बहादुर शाह जफर द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया। बाद में जनरल जॉन निकोलसन और हडसन द्वारा इसको दबाया गया। कानपुर की यदि हम बात करते हैं तो नाना साहब और तात्या टोपे ने इसको नेतृत्व प्रदान किया, और कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया। बाद में लखनऊ की बात आती है तो लखनऊ में नेतृत्व प्रदान किया बेगम हजरत महल ने और बिरजिस कादिर ने, और इस विद्रोह को दबाया कॉलिन कैंपबेल ने। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख रूप से नेतृत्व करता रही, और जनरल हुर्रोज ने इस नेतृत्व को दबाया। इसके बाद बात आती है फैजाबाद और इलाहाबाद की। तो फैजाबाद में जहां मौलवी अहमदुल्लाह ने इसको नेतृत्व प्रदान किया और कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबाया, वहीं पर इलाहाबाद में लियाकत अली ने इसको नेतृत्व प्रदान किया और कर्नल नील ने इसको दबाया। ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद बात आता है बरेली में यदि हम देखें तो खान बहादुर खान ने नेतृत्व प्रदान किया, विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबाया। इसी प्रकार से फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने नेतृत्व प्रदान किया और जनरल रेनल्ड ने इस विद्रोह को दबाया। लास्ट में बात आती है जगदीशपुर की, जहां पर कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया और विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबाया। ये हमें पता होना चाहिए, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर के बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं, उनसे संबंधित फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे भारत में अंतिम मुगल सम्राट थे ये बहादुर शाह जफर, भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 की क्रांति में इनका जो दरबार था, आप कह सकते हो कि प्रमुख केंद्र बिंदु 1857 की क्रांति का वो बहादुर शाह जफर का दरबार था, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, इसके साथ साथ आपने जानते हो कि 11 मई 1857 को सबसे पहले मेरठ के क्रांतिकारी जब दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने इस आंदोलन के नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह जफर को सौंपा था। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जब
1857 के इस विद्रोह को दबाया गया जॉन निकोलसन के द्वारा। दिल्ली में जब इसको दबाया गया उसके बाद आप देखते होंगे कि इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनको कहाँ निर्वासित कर दिया गया? इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। दूसरा नाम आता है नाना साहब। तो इनके बारे में कौन कौन सा फैक्ट देखा आपने? सबसे पहला फैक्ट देखा कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। दूसरा फैक्ट आपने देखा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता इन्हें बनाया गया था मेरठ के सैनिकों द्वारा, और इनका जो दरबार था, दिल्ली दरबार आप कह सकते हैं कि वो 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र बिंदु हुआ करता था। बाद में जब जनरल जॉन निकोलसन और हडसन द्वारा दिल्ली विद्रोह को दबाया गया तो उसके बाद से इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात आता है नाना साहेब। नाना साहेब, नाना साहेब की यदि हम बात करें तो इनके बारे में सबसे पहले बात कि ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दूसरा, इनका वास्तविक नाम धुंधु पंत था, कई बार पूछा जाता है। धुंधु पंत ये क्या था? ये इनका वास्तविक नाम था, ये कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधु पंत था। इसके बाद बात आता है तात्या टोपे। तात्या टोपे का भी उपनाम है जिसको बोलते हैं आत्माराम पांडुरंग, और इन्हें इटली का गेरिबाल्डी भी कहा जाता है। इन्हें इटली का गेरिबाल्डी भी कहा जाता है। 1859 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इनको तोप से बांधकर उड़ा दिया था, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो इस विद्रोह के बारे में कुछ और फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए 1857 के विद्रोह के बारे में। जैसे विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन। और लॉर्ड कैनिन के बारे में आपको बता दें क्योंकि विद्रोह के समय ये गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल होने के नाते जब 1857 के बाद पूरा घटनाक्रम चेंज हुआ तो आपको देखने को मिलता है कि भारत के प्रथम वायसराय जो थे ये भी लॉर्ड कैनिन ही थे। तो लॉर्ड कैनिन विद्रोह के समय के गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि 1857 का जो विद्रोह था वो सफल क्यों नहीं? क्योंकि आपने देखा कि विद्रोह दबा दिया गया, विभिन्न संदर्भों में विभिन्न स्थानों पर दबा दिया गया। तो 1857 की जो ये क्रांति थी या 1857 का जो ये विरोध था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी असफलता के कारण क्या थे। सबसे पहली बात कि इसके लिए जो तिथि, इस विद्रोह के लिए जो तिथि निश्चित की गई थी उससे कुछ दिन पहले ही विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि इस विद्रोह के समय, इस क्रांति के समय क्रांति का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे उनकी एज हो चुकी थी और वो फील्ड में नेतृत्व करने नहीं उतर सके थे, जिसके चलते बेहतर नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था। तीसरा, इस युद्ध के लिए या इस क्रांति के लिए कोई सुनियोजित योजना नहीं थी, कि आगे की कोई योजना नहीं बनाई गई थी कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है हमें। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस युद्ध में भारत के सभी वर्गों ने हिस्सा नहीं लिया। विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षित वर्ग था उस समय का, उन्होंने इस युद्ध से दूरी बनाकर रखी। और याद यह भी रखना है कि बहुत सारे ऐसे रजवाड़े भी थे, बहुत सारे ऐसे जमींदार भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का, आप कह सकते हैं, समर्थन किया, अंग्रेज़ों को मदद पहुँचाई। तो बड़े पैमाने पर इसका विस्तार नहीं हो पाया। चौथा महत्वपूर्ण बात कि इस युद्ध का जो विस्तार था वो सिर्फ और सिर्फ, आप कह सकते हो, आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार में ही सिमट कर रह गया। दक्षिण भारत के राज्यों में इसका प्रसार नहीं हो पाया। साथ ही साथ सिख, जो उस समय एक, आप कह सकते हो, सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में थे, उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जिसके चलते यह युद्ध, आप कह सकते हैं कि एक सीमित क्षेत्र का क्रांति रह गया, एक सीमित क्षेत्र का युद्ध रह गया और अंततः इसका आसानी से अंग्रेज़ों द्वारा दमन कर दिया गया। मतलब एकता का पूर्णतः अभाव आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद किस प्रकार से बदलाव देखने को मिलते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद पुनः
सेना का सबसे पहले पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन के बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया और अब शासन सत्ता, शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश सामग्री, आप कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। ठीक है, नई शासन नीति जारी हुई। साम्राज्यवादी नीति में जिस प्रकार से आप देखेंगे, साम्राज्यवादी नीति में अब ये परिवर्तन हो गया और भारत के शासन की बागडोर अब भारत से नहीं बल्कि लंदन से चलाई जाने लगी, इंग्लैंड से चलाई जाने लगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन भारत के संदर्भ में भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। जैसे इस विद्रोह के बाद जो आप कह सकते हैं कि जो एक वर्ग था जो उदारवादी नीतियों का पक्षधर था, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने उग्रवाद को आगे बढ़ाया। इस विद्रोह के बाद भारत में उग्रवाद पनपना शुरू हुआ और कहीं ना कहीं इसके बाद से जो आंदोलन हुए हैं, इसके बाद से जो विद्रोह हुए हैं, वो सफल भी रहे हैं। इससे भारतीयों को लाभ भी हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे हिंदू मुस्लिम के बीच जो है विवाद बढ़ा, हिंदू मुस्लिम के बीच जो है मतभेद बढ़ा और उसका भी परिणाम आपको आने वाले वर्षों में देखने को मिला। अब इसमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हमने देख लिया कि इसका विस्तार कहाँ था। ये मैप सिर्फ मैं विस्तार दिखाने के लिए इसमें देखना है कि इसका जो विस्तार था इस युद्ध का, विशेष रूप से आप देखो 1857 की क्रांति का। एक तो आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। असम में दीवान मनीराम दत्त के नेतृत्व में इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था और ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल का क्षेत्र है, सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में यह युद्ध सिमट कर रह गया था। इसके आगे आप देखोगे दक्षिण भारत में कहीं पर भी कोई विद्रोह देखने को नहीं मिलता है। आप देखोगे पंजाब का जो क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको विद्रोह देखने को नहीं मिलता है। तो विद्रोह के आसानी से दमन किए जाने का एक प्रमुख कारण था कि इसमें जो है एक तो आप कह सकते हैं सभी वर्गों का साथ नहीं था, एकता का अभाव था और कोई केंद्रीकृत योजना नहीं थी जिसके चलते इसको दबा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें बहुत सारे लोगों ने विद्रोह पर कुछ बोला है, मतलब पूछा जाता है, इतिहासकारों का मत पूछा जाता है। तो इनमें से कुछ इतिहासकारों के मत हम देख लेते हैं और प्रयास करिएगा कि यहीं पर आपको याद हो जाए। एक हैं सर जॉन लॉरेंस योम सीले। तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा कि यह पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस इतिहासकार ने कहा था कि यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। तो ये कहा था सर जॉन लॉरेंस योम सीले ने। फिर सर जॉन लॉरेंस ने एक और विचार दिया, यदि विद्रोहियों में कोई एक नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि यह कथन किसका है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते, ये कथन था सर जॉन लॉरेंस का। और याद रखिएगा, सबसे पहली बात जो विद्रोह की असफलता की कही जाती है वो यही कहा जाता है कि इस विद्रोह का कोई बेहतर नेतृत्वकर्ता नहीं था। तो यहाँ पे सही बात है कि यदि विद्रोहियों में से कोई एक नेता होता तो सदैव के लिए अंग्रेज हार जाते, ये कथन कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। तो इनका नाम याद रखना है, सर जॉन लॉरेंस। इसके बाद सर जॉन सीले आते हैं और जॉन सीले ने क्या कहा, यदि विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित तो स्वास्थ्यपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका ना कोई नेतृत्व था ना ही कोई जन समर्थन। इनका कहना था कि जो विद्रोह था वो सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था जिसका ना कोई नेतृत्व था और ना कोई जन समर्थन। तो सिर्फ और सिर्फ यह एक सैनिक नेतृत्व था जिसका कोई जन समर्थन नहीं था, जिसके आप कह सकते हैं कि जन जुड़ाव इससे नहीं था। ये कहने वाले व्यक्ति हैं सर जॉन सीले। तो सर जॉन सीले और सर जॉन लॉरेंस को याद रखना है कि जॉन लॉरेंस ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि यदि विद्रोहियों में कोई एक नेता होता तो हम यह सदैव के लिए हार जाते। आगे बात आता है बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा है कि 1857 को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। किसने कहा है एक राष्ट्रीय विद्रोह? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। फिर इसके बाद आता है मेटकॉफ व पर्सिवल स्पीयर। मेटकॉफ ने क्या कहा? मेटकॉफ ने कहा कि यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। तो पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था, यह कथन है मेटकॉफ का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है टी.आर. होम्स।
टी.आर. होम्स ने क्या कहा है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, ये कहा है टी.आर. होम्स ने। इसके बाद बात आता है पी. रॉबर्टसन। पी. रॉबर्टसन ने क्या कहा है? पी. रॉबर्टसन ने कहा है कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी इतने कथनों में सबसे जो महत्वपूर्ण कथन है वो है सर जॉन लॉरेंस का। सर जॉन लॉरेंस ने ही बताया कि विद्रोह का कोई यदि नेता होता तो वो हार जाते। तो ये कथन सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए। जितना भी आपने देखा सबसे महत्वपूर्ण कथन है सर जॉन लॉरेंस का, जो आपको पता होना चाहिए। इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर। इन्होंने कहा कि यहाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, ये कहा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। ये आपको पता होना चाहिए। टी. व्हीलर आते हैं, इन्होंने कहा यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था, महत्वपूर्ण नहीं है उतना। ठीक है, इसके बाद आते हैं रॉबर्ट्स एवं मिसेज कूपलैंड। इन्होंने कहा यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था। तो याद रखना है कि रॉबर्ट्स एवं मिसेज कूपलैंड ने बताया कि यह सिर्फ मुस्लिम षड्यंत्र था और जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने बताया था कि यह हिंदू मुस्लिम दोनों का षड्यंत्र था। ठीक है, तो सिर्फ मुस्लिम का षड्यंत्र ये बताया रॉबर्टसन एंड मिसेज कूपलैंड ने, और जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने बताया कि यह हिंदू मुसलमानों दोनों का षड्यंत्र था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है भारतीय इतिहासकारों की। अब भारतीय इतिहासकारों में आप देखो तो सबसे पहले बी.डी. सावरकर का कथन आपको पता होना चाहिए। बी.डी. सावरकर ने क्या कहा? बी.डी. सावरकर ने बताया कि 1857 का यह विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। निश्चित रूप से ये कथन सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि ये सुनियोजित तो था ही नहीं, लेकिन याद रखिएगा। इसके बाद आता है डॉक्टर एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन ने क्या कहा? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। मतलब धर्म के लिए लड़ाई मतलब चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इस घटना का प्रारंभ हुआ था, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, इसके बाद बात आता है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनका कहना था, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, कई बार पूछा जाता है, ये कथन महत्वपूर्ण है। इनका कहना था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। इसके बाद बात आता है अशोक मेहता। अशोक मेहता ने क्या कहा? अशोक मेहता ने कहा 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बिपिन चंद्रा महत्वपूर्ण है। बिपिन चंद्रा ने क्या कहा? 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो बिपिन चंद्रा के बयान याद रखिएगा कि इन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का एक देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। इसके बाद आते हैं पी.सी. जोशी। पी.सी. जोशी ने क्या कहा? यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबके कथन आपको पता होना चाहिए किसने क्या कहा है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे प्रमुख कमीशन कुछ दिए हुए हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एक बार चीज़ें यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। जो अभी तक हमने पढ़ा है वही एक बार फिर से चार्ट के रूप में हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे बोला गया है विद्रोह केंद्र दिल्ली। विद्रोह केंद्र दिल्ली के प्रथम
प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है, प्रमुख नेतृत्वकर्ता। यहाँ पे वक्त खां मैंने आपको बताया कि सेनापति थे जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। और याद रखना है जीनत महल और मिर्ज़ा गालिब जो थे वो इन्हीं के दरबार के शायर थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जीनत महल और मिर्ज़ा गालिब का संबंध किससे है, किस विद्रोह से है, तो याद रखिएगा जीनत महल और मिर्ज़ा गालिब का जो संबंध है वो दिल्ली से है, जहाँ पे बहादुर शाह ने जफर के नेतृत्व में विद्रोह को परिणाम दिया जा रहा था। बाद में क्या हुआ, इनको निर्वासित कर दिया गया रंगून और यहीं पर इनका निधन हुआ, ये भी आपको पता है। इसके बाद झांसी और ग्वालियर की बात आती है। झांसी में इसका नेतृत्व प्रदान किया रानी लक्ष्मीबाई ने, लेकिन ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई से तात्या टोपे भी मिल गए। तो ग्वालियर में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों ने नेतृत्व प्रदान किया, झांसी में सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व प्रदान किया। अब आगे यदि हम देखें घटनाक्रम, तो जून 1858 को युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई, ये आपको पता होना चाहिए। तात्या टोपे के बारे में यदि हम बताएं तो तात्या टोपे के बारे में सिंधिया के सामंत मान सिंह ने विश्वासघात कर इनको पकड़ा दिया और 18 अप्रैल 1859 को ग्वालियर में इनको मृत्युदंड दिया गया। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि तात्या टोपे को किसने षड्यंत्र कर पकड़ाया, तो तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने विश्वासघात कर पकड़ाया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है जगदीशपुर या दानापुर आरा की। तो जगदीशपुर दानापुर आरा में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1958 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारे गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आरा आता है, ठीक है, जिनको बीपीएससी देना हो उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब आरा में यदि हम देखें आरा, तो यहाँ पे बंदेल अली हैं जिन्होंने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। पटना में पीर अली हैं जिन्होंने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, ये आपको याद रखना। आरा में बंदेल अली, पटना में पीर अली ने नेतृत्व प्रदान किया। फिर बात आती है बिठूर कानपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, प्रमुख नेतृत्वकर्ता यही थे। लेकिन इनके साथ साथ अजीजन बेगम, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह खान और टीका सिंह भी शामिल थे। तो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे नाना साहब, लेकिन उनके साथ कई सारे अन्य लोग भी जुड़े हुए थे। इनके साथ क्या हुआ, 1859 के आरंभ में ये नेपाल में जाकर छिपे और वहीं पर इनका निधन हुआ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात आती है बरेली रुहेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पे खान बहादुर खान ने नेतृत्व प्रदान किया, इनको फांसी की सज़ा दी गई, ठीक है। फिर इलाहाबाद में यदि हम देखें तो लियाकत अली ने नेतृत्व प्रदान किया और ये अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बने, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लियाकत अली जिन्होंने इलाहाबाद में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, अंतरिम सरकार में ये वित्त मंत्री भी बने थे। लखनऊ की यदि हम बात करें तो बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल ने इसको नेतृत्व प्रदान किया और बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें कि ये 1859 में नेपाल चली गई और इनका 1874 में काठमांडू में निधन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। नवाब वाजिद अली शाह के बारे में 1856 में ये मजखंद कोलकाता में गए और वहीं पर 1887 में इनका निधन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है फैज़ाबाद की यदि हम बात करें तो मौलवी अहमदुल्लाह ने इनका नेतृत्व प्रदान किया, ये आपको पता होना चाहिए। फतेहपुर अजीमुल्लाह खान ने नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद आता है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे नेतृत्व की बात हो रही है, पता होना चाहिए। भले ही अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने की संभावना है। तो सैदपुर है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, जहां भगवान सिंह जाट ने इसको नेतृत्व प्रदान किया और इनको फांसी की सज़ा दी गई। अगला है मुरादाबाद, बिजनौर और फर्रुखाबाद। मुरादाबाद में अब्दुल अली खान, बिजनौर में मोहम्मद खान और फर्रुखाबाद में नवाब
तफज्जल ईसन खान ने इसको नेतृत्व प्रदान किया, ये आपको पता होना चाहिए। सुल्तानपुर, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ 4 स्थान है उत्तर प्रदेश के। इनमें सुल्तानपुर में शहीद हसन ने नेतृत्व प्रदान किया, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया, मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया और मेरठ में कदम सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, फिर बात आती है रेवाड़ी हरियाणा। यहाँ पे राव तुलाराम, ये नाम याद रखिएगा, राव तुलाराम ने हरियाणा में इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अब हरियाणा के अंतर्गत ही आता है कासन गांव। कासन गांव में अलबेल सिंह प्लस जियाराम ने नेतृत्व प्रदान किया। झज्जर में इसको नेतृत्व प्रदान किया नवाब अब्दुल रहमान खान। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है रेवाड़ी वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे राव तुलाराम की बात होती है। ठीक है, इसके बाद आता है संबलपुर। संबलपुर उड़ीसा की बात करें तो सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने इसको नेतृत्व प्रदान किया और इन्होंने 1862 को आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा कहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है असम। असम में दीवान मणिराम दत्त ने नेतृत्व प्रदान किया, ये आपको पता होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी बैरकपुर में आप जानते हैं बैरकपुर पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने नेतृत्व प्रदान किया था और 8 अप्रैल 1857 को इनको यहाँ पर फांसी दे दी गई थी, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें उतने महत्वपूर्ण नाम नहीं है, इसलिए मैं इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहने का मतलब है कि जो आपको देखने को मिल रहा है 1857 की क्रांति के बारे में, जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी जो आपने देखा। ठीक है, और 1857 की जब क्रांति की बात होगी तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आज का इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक होमवर्क है जो आप हमें बताओगे। होमवर्क क्या है कि 1857, क्योंकि सबने पढ़ा है तो बताना है, 1857 की जो क्रांति थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब हुई थी, ये आपको बताना है। साथ ही साथ मंगल पांडे जो है ये किस बटालियन से संबंधित थे, ये भी आपको बताना है। मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित थे और 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, इन 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है कि कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये दोनों जवाब आप दोगे, क्योंकि बहुत ही आसान है और निश्चित रूप से आपको शायद याद भी होगा इनकी बटालियन के बारे में कि मंगल पांडे किस बटालियन से जुड़े हुए थे और इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं पता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊंगा, या अगले दिन जो इस तरह की जो सीरीज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें हम इसकी समग्रता से चर्चा करेंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।